करवा दिया था। वो उसके आगे के इलाज के लिए दिल्ली एम्स में बात कर चुका था। उसके साथ ही सोना भी अपनी इंटर्नशिप एम्स में ही जारी रखने वाली थी। सोना इस वक्त अपने छोटे से किराए के मकान के सामने अपना और आदित्य का लगेज लेकर खड़ी थी। उसने इस घर में आदित्य के साथ कई साल बिताए थे। उन दोनों ने कई सारी यादें बनाई थी। इस घर में कभी वो साथ में बैठकर हंसते थे, कभी साथ बैठकर रोते थे। आज जब वो इस घर को छोड़कर जा रही थी तो उसके लिए ये थोड़ा मुश्किल था। कबीर सोना के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, चलें, फ्लाइट का वक्त हो रहा है। सोना ने हाँ में सर हिलाकर अपनी आंखों के कोने से अपने आंसू साफ किए और कार में आकर बैठ गई। उनकी कार जैसे ही वहां से निकली तभी एक ब्लैक कार आकर उसके घर के सामने रुकी। उस कार से एक 30 साल का हैंडसम आदमी बाहर आया। उस आदमी ने अपनी भौहें सिकोड़कर घर पर लगे ताले को देखा। तभी पीछे से मकान मालिक की आवाज आई, बेटा, इस घर पर रहने वाली बिटिया अपने भाई के साथ अभी अभी घर को खाली करके चली गई। वो आदमी बिना मकान मालिक को देखे बोला, कहाँ गई वो? मकान मालिक ने कहा, अब ये तो मुझे नहीं पता बेटा। तभी उस आदमी ने अपने हाथ की मुट्ठी बनाकर दरवाजे पर मारते हुए कहा, कब तक भागोगी मुझसे? नई दिल्ली, एयरपोर्ट दोपहर 1 बजे। सोना दिल्ली पहुंच चुकी थी। एक बार फिर से अपने शहर आकर उसकी पुरानी यादें ताजा हो गई थी। उसके लिए दिल्ली नई नहीं थी और ना ही यहाँ के लोग नए थे। उसने उन लोगों के चेहरे देखने के लिए खुद को तैयार कर लिया था जिनसे वो बहुत नफरत करती थी। आदित्य को एम्बुलेंस से एम्स अस्पताल ले जाया गया। कबीर ने उसको एडमिट करने के लिए पहले ही एम्स के डायरेक्टर से बात कर ली थी। हॉस्पिटल के सारे प्रोसीजर कंप्लीट करने के बाद कबीर सोना को लेकर अपने घर आ गया। उनकी कार एक बड़े से बंगलो के बाहर आकर रुकी। नौकर ने कार का गेट खोला और कबीर बाहर आया। उसको देखकर नौकर ने अपना सर झुका लिया। सोना ये सब कार के अंदर से देख रही थी। उसने अंदर से ही देखा कि घर कितना बड़ा और खूबसूरत है। तभी करीब 50 साल की औरत जिसने चटक लाल रंग की डिजाइनर साड़ी पहनी हुई थी, वो भागकर कबीर के पास आई और उसके गले लगते हुए बोली, ओ डार्लिंग, तुम वापस आ गए। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। कबीर उसे खुद से दूर करते हुए बोला, मीरा, मैं अकेले नहीं आया हूँ। देखो मेरे साथ कौन आया है। उसने इतना ही कहा था। तभी सोना कार का गेट खोलकर बाहर आई। मीरा उसको अपनी एक भौहें उठाकर देखने लगी। फिर अपनी भौहें उचकाते हुए उसने पूछा, ये लड़की कौन? वो पूछ ही रही थी कि उसने सोना की नीली आंखों को देखा और वो सब समझ गई। उसके मुंह से अचानक निकला, सोना। इतना कहकर उसने कबीर को देखा। जल्द ही उसके होठों पर चालाकी से भरी मुस्कान आ गई। वो सोना के पास आई और उसके गले लगते हुए बोली, वेलकम होम स्वीटहार्ट, आई मिस्ड यू सो मच। सोना उससे अलग होकर उसकी आंखों में देखते हुए बोली, हमने भी आपको बहुत याद किया, मिसेस मीरा शाह। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। मिसेस मीरा शाह कबीर शाह की दूसरी पत्नी और सोना आदित्य की सौतेली माँ थी। उसने खुद को बहुत अच्छे से मेंटेन कर रखा था, जिससे वो अपनी उम्र से बहुत कम लग रही थी। वो अपने होठों पर चालाकी से भरे मुस्कान लिए सोना को देख रही थी। मीरा मुस्कुरा कर बोली, चलो अंदर चलकर बात करते हैं, मुझे तुमसे ढेर सारी बातें करनी है। इतना कहकर वो सोना का हाथ पकड़कर खींचते हुए उसे अंदर ले गई। सोना घर को देखने लगी। वो सालों पहले अपने भाई और माँ के साथ इस घर में रहती थी। तब की यादें एक एक करके उसकी आंखों के सामने आने लगी और वो काफी भावुक हो गई। कबीर ने सोना का सामान नौकरों के हाथों ऊपर वाले कमरे में भिजवा दिया। फिर उसने सोना से कहा, सोना, जाओ आराम करो, तुम बहुत थक गई होंगी। हम शाम को हॉस्पिटल चलेंगे। मीरा ने ये सुनकर कहा, हॉस्पिटल? क्यों, कुछ हुआ है क्या कबीर? कबीर ने कहा, हाँ, आदित्य हॉस्पिटल में एडमिट है। मीरा ने ये सुना तो उसने कहा, ओ आई सी, क्या हुआ है उसे? सोना ने कहा, जी आपको ये जानने की जरूरत नहीं है मिसेस शाह। उसने इतना कहा तो कबीर बोले, सोना, तुम मीरा से ये कैसे बात कर रही हो? मीरा तुम्हारी माँ है, तुम उसे मिसेस शाह क्यों बुला रही हो? ये सुनकर सोना ने कबीर को देखा। आज भी ये आदमी अपनी पत्नी की ही साइड ले रहा था। सोना ने कुछ भी कहना जरूरी नहीं समझा और उस कमरे की तरफ बढ़ गई जहाँ नौकरों ने उसका सामान रखा था। उसके जाने के बाद मीरा ने कहा, इट्स ओके डार्लिंग, तुम्हें उस पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। इतना कहकर वो दोनों सोफे पर बैठ गए। कबीर अपने माथे पर उंगली से सहलाते हुए कुछ सोचने लगा। इधर सोना कमरे में आ गई।
वो कमरा बहुत बड़ा और सुंदर था। वहां पर जरूरत की सारी चीजें थी। बड़ा सा बेड था, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे तकिए सलीके से सजे हुए थे। कमरा बहुत खूबसूरत लग रहा था और उसमें सबसे सुंदर जगह वहां की बालकनी थी, जहां पर एक झूला और बहुत सारे छोटे छोटे गमले रखे थे जिनमें रंग बिरंगे फूल थे। उस जगह को देखकर उसके होठों पर स्माइल आ गई। ये वही कमरा था जिसमें वो अपनी माँ के साथ रहती थी। सोना बालकनी में आकर झूले पर बैठ गई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी पुरानी यादों में खो गई। इस बीच उसकी आंख कब लग गई उसे पता भी नहीं चला। इधर अंश 2 दिन बाद ऑफिस आ रहा था। 2 दिन पहले इंदौर से वो शौर्य को बिना बताए दिल्ली आ गया था और अपने मेंशन में था। पिछले 2 दिनों से वो किसी से भी नहीं मिला और ना ही किसी से बातें की। अंश की कंपनी का नाम द AR एम्पायर था। ये कई मंजिल की बड़ी सी बिल्डिंग थी। अंश जैसे ही अंदर आया, उसने देखा कुछ एम्प्लॉइज एक जगह खड़े होकर आपस में गॉसिप कर रहे थे। उन सब ने अंश को देखा तो सीधे खड़े हो गए और सबने एक साथ उसे ग्रीट किया। अंश ने सबको इग्नोर किया और लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। उसके जाने के बाद फिर से एम्प्लॉइज बातें करने लगे। उनमें से एक एम्प्लॉय ने कहा, तुमने देखी नहीं 2 दिन पुरानी न्यूज जो आज भी ट्रेंड में है। इधर अंश 35वें माले पर आ गया। उस फ्लोर में अंश के करीबियों के अलावा और किसी को जाने की इजाजत नहीं थी। क्रिश अंश का असिस्टेंट था। उसने अंश को ग्रीट किया और केबिन का दरवाजा खोला तो अंश ने कहा, क्रिश ब्रिंग मी अ ब्लैक कॉफी। क्रिश ने कुछ नहीं कहा और गेट बंद करके उसके पीछे अंदर आकर अंश के पीछे खड़ा हो गया, क्योंकि अंश अंदर आते ही किसी को देखकर अपनी जगह पर रुक गया था। उसके केबिन में उसके डैड यानी शिवा सिंह रायजादा और शौर्य सोफे पर बैठे उसे ही देख रहे थे। एक लड़का अंश के स्विंग चेयर में बैठा झूल रहा था। वो रिहान था, अंश का छोटा भाई। रिहान ने जैसे ही अंश को अंदर आते देखा, वो जल्दी से उसकी चेयर से उठकर खड़ा हो गया और उसके पास दौड़कर आते हुए बोला, ओ भाई, आपने तो कमाल कर दिया। इतने दिनों से भाभी को हम सबसे छुपाकर कहाँ रखा है? हाँ, बोलो बोलो। रिहान अपने शरारती अंदाज में अंश को देख रहा था। अंश उसकी बात सुनकर उसे आंखें छोटी करके देखने लगा। ये देखकर रिहान ने कहा, ओ कम ऑन भाई, टीवी पर पिछले 2 दिनों से आपके बारे में न्यूज चल रही है। आपने कैसे उसे अपनी बाहों में भर रखा था और उसे सबके सामने। वो कह ही रहा था कि शिवा ने अपना गला साफ करने का नाटक किया तो उनकी आवाज से रिहान चुप हो गया। शिवा ने कहा, तुम इतने दिनों से कहाँ थे अंश? हम सब ने तुमसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारा फोन भी बंद था। भाई साहब भी तुम्हारे लिए काफी परेशान थे। अंश ने कहा, मैं बस अकेले रहना चाहता था डैड, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। इतना कहकर वो अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गया। शिवा ने पूछा, क्या न्यूज में जो चल रहा है वो सच है? अगर है भी तो तुम्हें उससे दूरी बना लेनी चाहिए, क्योंकि भाई साहब ने पहले ही तुम्हारा रिश्ता अपने सबसे अच्छे दोस्त की बेटी से तय किया है। अंश ने ये सुना तो उसके हाथ पेन तक पहुंचते ही रुक गए। शिवा ने आगे कहा, तुम्हें उनके फैसले के खिलाफ नहीं जाना चाहिए अंश। अंश ने पेन को पकड़ा और उसके कैप से खोलते हुए बोला, नहीं वो सच नहीं है। ये सुनकर शौर्य और शिवा एक दूसरे को देखने लगे। अभी रेहान ने कहा, लेकिन भाई आपने उस लड़की को सबके सामने किस किया, हम सब ने देखा। अंश ने उसे घूर कर देखते हुए कहा, मैंने कहा ना ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस। इतना बोलते हुए वो रुक गया, क्योंकि फिर से सोना का वो रोता हुआ चेहरा उसकी आंखों के सामने आ गया। शिवा सोफे से उठते हुए बोला, वेल, मैं तुमसे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके उस वीडियो को सोशल साइट से हटवा दो, क्योंकि ये तुम्हारे लिए और उस लड़की के लिए ठीक नहीं है। इतना कहकर शिवा वहाँ से चले गए। उनके जाते ही एक और शख्स केबिन में आया। वो दीप था, अंश का दूसरा बेस्ट फ्रेंड। उसने अंदर आते ही कहा, ये मैं क्या देख रहा हूँ यार, तू किसी लड़की के साथ? भाई मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि तू ऐसा भी कर सकता है। अंश ने उसे घूर कर देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आज सभी लोग उसके पीछे क्यों पड़े हैं। उसने क्रिश को अब भी वहीं पर खड़े देखा तो उसने गुस्से में कहा, लगता है तुम्हें फिर से ट्रेनिंग की जरूरत है। मैंने कहा मुझे कॉफी चाहिए, डैम इट। इतना कहकर उसने अपने पेन को जोर से पटक दिया। क्रिश ने सर झुकाते हुए कहा, आई एम सॉरी सर। इतना कहकर वो बाहर भाग गया। उसके जाने के बाद दीप ने अपनी भौहें उठाकर शौर्य से कुछ पूछा तो शौर्य ने उसे चुप रहने का इशारा किया। अंश ने अपनी उंगली से अपने माथे को रगड़ते हुए शौर्य से कहा, शौर्य, वो मिस्टर शाह का क्या हुआ? वो कब तक पैसे वापस कर रहा है? शौर्य ने कहा, उसने 1 महीने का वक्त मांगा था और इसे पूरा होने में सिर्फ 4 दिन बाकी है। अंश ने कहा,
तो फिर किस चीज का इंतजार है? पता करो वो कहाँ है। 4 दिन में मुझे मेरे 700 करोड़ रुपए कैसे भी करके वापस चाहिए। ये सुनकर शौर्य ने हाँ में सर हिलाया। शाम का वक्त। सोना हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार हो रही थी। उसने लाल रंग का सलवार सूट पहना था, जिसमें वो बहुत सुंदर लग रही थी। वो कमरे से बाहर आई और किचन जाकर आदित्य के लिए टिफिन तैयार करने लगी। किचन में काम करने वालों ने उसे रोकना भी जरूरी नहीं समझा, पर सोना को उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे अपना काम खुद करने की आदत जो थी, उसने जल्द ही टिफिन तैयार कर लिया और किचन से बाहर आ गई। मीरा जो लिविंग रूम में बैठकर अपने हाथों में नेल पॉलिश लगा रही थी, वो अपने नाखून को फूंक मारते हुए बोली, अच्छा है जो तुम्हें अपना काम खुद करना आता है, क्योंकि यहाँ कोई नौकर फ्री नहीं रहता जो तुम्हारी मदद कर दे। सोना ये सुनकर वहीं रुक गई। फिर उसने कहा, जी हाँ मिसेस शाह, हमें अपना काम खुद करना आता है। वो क्या है ना, हमें कुछ आलसी लोगों की तरह बैठे बैठे मुफ्त की रोटी खाने की आदत नहीं है। उसके इतना कहने पर मीरा उसे घूर कर देखते हुए बोली, हे लड़की, मुझे आलसी कह रही हो और मैं मुफ्त की रोटी खाती हूँ? सोना ने कहा, हमने कब आपको आलसी कहा, ये तो आप खुद ही कह रही हैं। मीरा कुछ और भी कहने वाली थी कि तभी उसने कबीर को सीढ़ी से नीचे आते हुए देखा, तो वो चुप हो गई। क्या है न्यूज में चल रही खबर का सच? क्या सच में अंश की शादी तय हो चुकी है, जिसके